श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने आदरार्थक आदि शब्द व धातुओं के साथ विशेष सप्तमी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको उदाहरण सहित विस्तार से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम पंचमी विभक्ति का नया नियम देखेंगे। नियम इस प्रकार है, जिससे घृणा करते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह तो हम जानते ही हैं। घृणा अर्थात नफरत। संस्कृत में घृणा करना अथवा नफरत करना, इसके लिए जुगुप्स धातु का प्रयोग होता है। आत्मनेपदी धातु है, इसके भी रूप सह के अनुसार ही चलते हैं, जैसे जुगुप्सते, जुगुप्सताम, अजुगुप्सत, जुगुप्सेत, जुगुप्सिष्यते। सह धातु के लट लकार में रूप बनते हैं, सहते, सहेते, सहन्ते। तो जुगुप्स धातु के भी लट लकार में रूप बनेंगे, जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते। तो ठीक सह धातु के अनुसार ही इसके रूप चलते हैं। उदाहरण से इस नियम को समझते हैं। वाक्य है, मुझे कॉकरोच से सख्त घृणा है। सख्त अर्थात बहुत। तो घृणा है, इसका अनुवाद करने के लिए तुम जुगुप्स धातु का प्रयोग करेंगे। किसको घृणा है? मुझे। कर्ता क्योंकि वक्ता विभाग एक वचन का है, अतः जुगुप्स धातु का प्रयोग करते समय हमें लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो जुगुप्स धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा जुगुप्से। कितनी घृणा है? सख्त। तो सख्त यह क्रिया का विशेषण है। सख्त का अनुवाद करने के लिए हम भृशम अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। किससे घृणा है? कॉकरोच से। तो जिससे घृणा होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, तो कॉकरोच यहाँ पर अपादान संज्ञक है। और कॉकरोच का अनुवाद करने के लिए अब हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कॉकरोच को संस्कृत में तैलप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, अहम तैलपात भृशम जुगुप्से। आगे वाक्य है, उससे इतनी नफरत भी अच्छी नहीं। क्रिया है नहीं, अर्थात न होना। तो नहीं का अनुवाद करने के लिए हम न अव्यय और साथ में अस धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या अच्छा नहीं है? नफरत। तो नफरत यहाँ पर न होने की क्रिया का कर्ता है, अतः अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नफरत को संस्कृत में घृणा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अच्छी यह नफरत का विशेषण है। अच्छी का अनुवाद करने के लिए हम सम्यक अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सम्यक अव्यय का प्रयोग करेंगे तब अव्यय होने के कारण हमें लिंग विभक्ति वचन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अव्यय के रूप निश्चित ही रहते हैं। भी का अनुवाद करने के लिए अपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। कितनी नफरत? इतनी। तो इतनी भी नफरत का विशेषण है, अतः इतनी इसका अनुवाद करने के लिए विशेष्य नफरत के अनुसार इसमें भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। इतनी इसका अनुवाद करने के लिए एतावत प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में हमें अंत में दीर्घ इकार जोड़ करके प्रातिपदिक बनाना होता है, एतावती। किससे नफरत नहीं करने की बात है? उससे। अर्थात वर्तमान में उससे हम नफरत कर रहे हैं, तो जिससे हम घृणा करते हैं या नफरत करते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होने से अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो उससे इसका अनुवाद करने के लिए हमें तत्सर्वनाम पंचमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से वाक्य का अनुवाद होगा, तस्माद एतावती घृणा अपि सम्यक नास्ति। और यदि अच्छे इसका अनुवाद करने के लिए हम समीचीन इस प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे, तब विशेष्य नफरत के अनुसार इसमें भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, तस्माद एतावती घृणा अपि समीचीना नास्ति। पंचमी विभक्ति का दूसरा नियम है, जिससे प्रमाद करते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है। प्रमाद का अर्थ होता है कि कोई काम करने के लिए वातावरण भी अनुकूल है, काम करने की हमें सामर्थ्य है, काम करना हम जानते भी हैं, काम करने की आवश्यकता भी है। तो यद्यपि काम करने की आवश्यकता है और समय भी अनुकूल है, सब कुछ होते हुए भी इच्छा के अभाव में हम वो काम नहीं करते हैं, तो ये जो मानसिक अवस्था है उसका नाम है प्रमाद।
तो जिस काम से हम प्रमाद करते हैं उसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रमाद करना, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रपूर्वक मध्य धातु का प्रयोग किया जाता है। परस्मैपदी धातु हैं, इसके रूप दो प्रकार से चलते हैं, पठ के अनुसार भी चलते हैं, जैसे प्रमदति, प्रमदतु, प्रामदत, प्रमदेत, प्रमदिष्यति। और शिव धातु के अनुसार भी चलते हैं, जैसे प्रमाद्यति, प्रमाद्यतु, प्रामाद्यत, प्रमाद्येत, प्रमदिष्यति। आप दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए नियम को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। वाक्य है, तुम सब पढ़ाई से प्रमाद मत करो। क्रिया है करो, इसका अनुवाद करने के लिए हम क्री धातु का प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार। कर्ता तुम सब, क्योंकि श्रोता विभाग बहुवचन का है, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें मध्यम पुरुष की क्रिया बहुवचन में लेनी होगी। तो क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है कुरुत। मत का अनुवाद करने के लिए हम माँ अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं करने की बात कही जा रही है? तो प्रमाद। प्रमाद यहाँ पर करने की क्रिया का कर्म कारक है, अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किससे प्रमाद नहीं करने की बात है? पढ़ाई से। तो पढ़ाई अपादान कारक है, और अपादान कारक होने से पढ़ाई का अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में पढ़ाई को पठन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, यूयम पठनात् प्रमादम मा कुरुत। इस वाक्य में प्रमाद करो, इसको एक क्रिया मान करके भी हम अनुवाद कर सकते हैं। तब हमें प्रपूर्वक मध्य धातु का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, यूयम पठनात् मा प्रमदत प्रमाद्यत वा। इस प्रकार हम प्रमाद करना, इसमें क्रिया को अलग मान करके प्रमाद को उसका कर्म मान करके भी हम अनुवाद कर सकते हैं, और प्रमाद करना इसको संपूर्ण एक क्रिया मान करके प्रपूर्वक मध्य धातु का प्रयोग करके भी अनुवाद कर सकते हैं। आगे नियम है, जिसके करने से रुकते हैं अथवा तो बाज आ जाते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो कुछ करने से रुकना अथवा तो बाज आ जाना, इसके लिए संस्कृत में विपूर्वक रम धातु का प्रयोग होता है। रम धातु के रूप भी पठ के अनुसार ही चलते हैं, विरमति, विरमतु, व्यरमत, विरमेत, विरंस्यति। लृट लकार में विरंस्यति रूप बनेगा। प्रयोग इस प्रकार होगा, शराब पीने से रुको अन्यथा लीवर खराब हो जाएगा। तो शराब पीने से रुको अर्थात शराब पीने से बाज आ जाओ, अन्यथा लीवर खराब हो जाएगा। तो रुको, इसका अनुवाद करने के लिए हम विपूर्वक रम धातु का प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार और कर्ता अंडरस्टूड है कि श्रोता विभाग का है और संख्या में एक है, अतः हम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। विपूर्वक रम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा विरम। किससे विराम की बात की जा रही है, रुकने की बात की जा रही है? शराब पीने से। तो शराब का पीना यहाँ पर अपादान संज्ञक है, और इसका अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शराब पान को संस्कृत में मद्यपान कहते हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मद्यपानात्। तो शराब पीने से रुको, इसका अनुवाद होगा मद्यपानात् विरम। आगे वाक्य है, अन्यथा लीवर खराब हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु लृट लकार में प्रयोग करेंगे। क्या खराब हो जाएगा? लीवर। लीवर को संस्कृत में यकृत कहते हैं, तकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं, रूप इसके जगत के अनुसार चलेंगे। खराब यह लीवर का विशेषण है। खराब का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में विकृत इस विशेषण का प्रयोग होता है, क्योंकि विशेष्य में हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः खराब इसका अनुवाद करने के लिए भी विकृत विशेषण नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। अन्यथा का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अन्यथा अव्यय का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार अन्यथा लीवर खराब हो जाएगा, इसका अनुवाद होगा अन्यथा यकृत विकृतम भविष्यति। आगे वाक्य है, बाज आ जाओ नहीं तो तंबाकू की आदत बहुत महंगी पड़ेगी। तो बाज आ जाओ, इसका अनुवाद करने के लिए हम विपूर्वक रम धातु का ही प्रयोग करेंगे। आदेश होने से लोट लकार। कर्ता क्योंकि श्रोता विभाग का है, अतः अनुवाद करने के लिए हम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो बाज आ जाओ, इसका अनुवाद होगा विरम। नहीं तो तंबाकू की आदत बहुत महंगी पड़ेगी, इसका अनुवाद करने के लिए भी भू धातु का ही प्रयोग होगा। भविष्यत काल होने से लृट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या बहुत महंगा पड़ेगा? तो तंबाकू की आदत। तंबाकू की आदत यह पड़ेगी, इस क्रिया का कर्ता कारक है। तंबाकू को संस्कृत में तमाखू कहते हैं, उकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं, और आदत को संस्कृत में व्यसन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। तंबाकू की आदत, इसका अनुवाद करने के लिए इन दो शब्दों को जोड़ करके शब्द बनेगा तमाखू व्यसन।
जो कि अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं और कर्ता कारक होने से अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह आदत कैसी पड़ेगी? बहुत महंगी। तो बहुत महंगा यह तंबाकू की आदत का विशेषण है। बहुत महंगा, इसके लिए संस्कृत में महार्घ विशेषण का प्रयोग होता है। क्योंकि विशेष्य में हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः बहुत महंगी इसका अनुवाद करने के लिए भी महार्घ विशेषण नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। नहीं तो इसका अनुवाद करने के लिए अन्यथा व्यय का प्रयोग होगा। इस प्रकार नहीं तो तंबाकू की आदत बहुत महंगी पड़ेगी, इसका अनुवाद होगा अन्यथा तमाकू व्यसनम महार्घम भविष्यति। आगे नियम है, जिससे हार मान लेते हैं अथवा तो हार जाते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है। हार मान लेना अथवा तो हार जाना, इसके लिए संस्कृत में परापूर्वक जी धातु का प्रयोग होता है। यह आत्मनेपदी धातु है। ध्यान रखेंगे, केवल जी धातु तो परस्मैपदी हैं, पर परापूर्वक जी धातु का जब प्रयोग करेंगे तब यह आत्मनेपदी हो जाती हैं और सह धातु के अनुसार इसके रूप चलते हैं, जैसे पराजयते, पराजयताम, पराजयत, पराजयत, पराजेष्यते। प्रयोग इस प्रकार करेंगे, शराब से मैं हार गया हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? शराब से मैं हार गया हूँ, यह वाक्य कर्तृवाच्य पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। अतः हार गया हूँ इसका अनुवाद करने के लिए हम परापूर्वक जी धातु तप प्रत्ययांत रूप के साथ अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे। तो परापूर्वक जी धातु तप प्रत्ययांत रूप बनता है पराजीता। कौन हार गया है? मैं। तो मैं यह कोई लड़का बोल रहा है ऐसा मानेंगे। तो हार गया इसका अनुवाद करने के लिए हम पराजित प्रातिपदिक का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। किससे हार गया हूँ? शराब से। तो जिससे हार मान लेते हैं उसकी अपादान संज्ञा हो जाती हैं और अपादान संज्ञा जिसकी होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शराब से इसका अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शराब को संस्कृत में मद्य कहते हैं, अतः शराब से मैं हार गया हूँ इसका अनुवाद होगा मद्यात अहम पराजितः अस्मि। छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इस वाक्य में पा रहा हूँ इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम शक धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए न व्यय का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं कर पा रहा हूँ? छोड़ना। तो यहाँ पर छोड़ना स्वयं में क्रिया है और पा रहा हूँ इस क्रिया का कर्मकारक भी है, अतः अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। छोड़ने के लिए संस्कृत में त्यज धातु का प्रयोग होता है। त्यज धातु तुमुन प्रत्यंत रूप बनता है त्यक्तुम। तो वाक्य का अनुवाद होगा त्यक्तुम न शक्नोमि, क्या करूं? इसका अनुवाद होगा किम करवाणी। आगे वाक्य है, आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गया। यह वाक्य कर्तृवाच्य भूतकाल का है और क्रिया अकर्मक है, अतः अनुवाद करने के लिए हम तप्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन हार गया? वह कर्ता कारक है और वह से जिसको बताया जा रहा है वह अंडरस्टूड है, कोई पुरुष है। अतः हार गया इसका अनुवाद करने के लिए जब हम तप्रत्यंत क्रिया पराजीता का प्रयोग करेंगे तब हमें अनुवाद करते समय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। और यदि हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो हमें परापूर्वक जी धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करनी होगी। किससे हार जाने की बात है? तो जिंदगी की जंग से। तो जिंदगी की जंग यहाँ पर अपादान संज्ञक है और उसका अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिंदगी की जंग को संस्कृत में जीवन संग्राम कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। और आखिरकार इसका अनुवाद करने के लिए अंततः इस अव्यय का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा अंततः सह जीवन संग्रामात् पराजितः पराजयत वा। आगे नियम है, जिससे छिपते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है। किसी से छिपने के लिए संस्कृत में नीपूर्वक ली धातु का प्रयोग होता है, आत्मनेपदी धातु है। इसके भी रूप सह के अनुसार ही चलेंगे, यथा निलीयते, निलीयताम, न्यलीयत, निलीयेत, निलेष्यते। लृट लकार में ध्यान रखेंगे, निलेष्यते रूप बनेगा। प्रयोग इस प्रकार करेंगे, बदमाश पुलिस से छिपकर भाग रहा है। तो भाग रहा है अर्थात पलायन कर रहा है। तो भागने के लिए संस्कृत में हम पलाई धातु का प्रयोग करेंगे। निजंत धातु है पर रूप इसके आत्मनेपद में चलेंगे क्योंकि धातु आत्मनेपदी है। सह धातु के अनुसार ही चलेंगे, रूप आपके सामने है, पलायते, पलायताम, पलायत, पलायेत, पलायिष्यते। कर्ता क्योंकि बदमाश है अतः भाग रहा है, इसका अनुवाद करने के लिए हम पलाई धातु का प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे। छिपकर इसका अनुवाद करने के लिए निपूर्वक ली धातु ल्यप प्रत्यंत क्रिया निलीय का प्रयोग करेंगे।
किससे छिप रहा है? पुलिस से। तो पुलिस अपादान संज्ञक है और अपादान संज्ञक होने से अनुवाद करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पुलिस को संस्कृत में पुरीश कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कौन भाग रहा है? बदमाश। तो बदमाश कर्ता कारक है। बदमाश को संस्कृत में पातकीन कहते हैं, इनंत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। रूप इसके धनिन के अनुसार चलेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, पातकी पुरीशात निलीय पलायते। आगे वाक्य है, मार पड़ेगी ऐसा सोचकर बच्चा पिता से छिप रहा है। तो छिप रहा है इसका अनुवाद करने के लिए निपूर्वक ली धातु का प्रयोग होगा। कौन छिप रहा है? बच्चा। बच्चा कर्ता कारक है, अतः छिप रहा है इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए निपूर्वक ली धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग की जाएगी। किससे छिप रहा है? पिता से। तो पिता अपादान संज्ञक है, अपादान संज्ञक होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पिता के लिए संस्कृत में पितृ प्रातिपदिक है, पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पितुः। बच्चा कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सोचकर इसका अनुवाद करने के लिए विपूर्वक चिंत धातु ल्यप प्रत्यांत क्रिया विचिन्त्य का प्रयोग करेंगे। सोचकर इसका अनुवाद करने के लिए वि उपसर्ग रहित चिंत्य धातु त्वा प्रत्यांत क्रिया चिंतयित्वा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा इसका अनुवाद करने के लिए इति अव्यय का प्रयोग करेंगे। मार पड़ेगी यह भी अपने आप में एक वाक्य है। पड़ेगी इसका अनुवाद करने के लिए भू धातु लृट लकार में प्रयोग करेंगे। क्या पड़ेगा? मार। तो मार पड़ेगी क्रिया का कर्ता कारक है, अतः भू धातु का प्रयोग हम प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे। मार को संस्कृत में ताड़न कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, ताड़नम भविष्यति इति विचिन्त्य बालकः पितुः निलीयते। भविष्यति इति यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि कर सकते हैं। आगे अंतिम नियम एक और देख लेते हैं। जहाँ से उत्पत्ति या प्राकट्य होता है अथवा जो उपादान कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उपादान कारण अर्थात रॉ मटेरियल, अर्थात जिससे वस्तु उत्पन्न होती है वह उसका उपादान कारण कहलाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है, अतः मिट्टी के घड़े का उपादान कारण कहाएगी। तो प्रकट होना, निकलना, इन अर्थों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में उत्पूर्वक भू अथवा प्रपूर्वक भू अथवा उत्पूर्वक गम धातु का प्रयोग होता है। उत्पूर्वक भू के रूप चलाने के लिए हम भू धातु के रूप से पूर्व में उत उपसर्ग जोड़ देंगे, पर ध्यान रखेंगे तकार को दकार हो जाएगा, अतः रूप बनेगा उद्भवती, और लंग लकार में रूप बनेगा उदभवत। और प्रपूर्वक भू धातु में प्रभवती रूप बनेगा, लंग लकार में रूप बनेगा प्राभवत, और उत्पूर्वक गम धातु का रूप बनेगा उद्गच्छति। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे तकार को दकार हो जाएगा, और लंग लकार में रूप बनेगा उदगच्छत। तो इन धातुओं के रूप चलाते समय थोड़ा ध्यान देंगे। और उत्पन्न होना, इसके लिए संस्कृत में जन धातु का प्रयोग होता है। रूप आपके सामने है, सह धातु के अनुसार ही चलते हैं, आत्मनेपदी धातु है। जायते, जायताम, अजायत, जायेत, जनिष्यते। तो आइए वाक्य से इनका प्रयोग समझते हैं। वाक्य है, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना, इसके लिए हम जन धातु का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा जायते। कौन उत्पन्न होता है? कमल। कमल को संस्कृत में पंकज भी कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता होने से अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कहाँ से उत्पन्न होता है? कीचड़ से। तो यहाँ पर कीचड़ जो है वो कमल के उपादान कारण के रूप में विवक्षित है, अतः उपादान कारण होने से इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान कारक होने से अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कीचड़ को संस्कृत में पंक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा पंकात पंकजम जायते। आप थोड़ा ध्यान देंगे पंकज शब्द पर। पंकज शब्द कमल का वाचक है, उसमें भी दो शब्द हैं, एक है पंक, दूसरा है ज। तो पंक का अर्थ है कीचड़ से और ज का अर्थ है जायते। तो पंकज शब्द स्वयं यह बता रहा है कि कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है। आगे वाक्य है, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के लिए जन धातु का ही प्रयोग करेंगे। अंकुर को संस्कृत में अंकुर ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, और बीज को संस्कृत में बीज ही कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अंकुर किससे उत्पन्न हो रहा है? बीज से। तो बीज अंकुर का उपादान कारण है, अतः अपादान संज्ञक है, और अपादान कारक होने से अनुवाद करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा बीजाद अंकुरः जायते। आगे वाक्य है,
स्रोत से पानी प्रकट होता है अथवा तो निकलता है। प्रकट होना, निकलना, इसके लिए हम उत्पूर्वक भू अथवा प्रपूर्वक भू अथवा उत्पूर्वक गम धातु का प्रयोग करेंगे। क्या निकलता है? पानी। तो पानी, प्रकट होना, निकलना, इसका कर्ता कारक है, अतः अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कहाँ से निकलता है? स्रोत से। तो जहाँ से प्रकट होता है अथवा तो निकलता है उसकी भी अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर स्रोत की अपादान संज्ञा है और अपादान संज्ञा होने से अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्रोत को संस्कृत में स्रोतस कहते हैं। अस्कारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। 89वीं कक्षा में हम देख चुके हैं। अस्कारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक के रूप मनस के अनुसार चलेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, स्रोतसः जलम उद्गच्छति उद्भवति प्रभवति वा। एक अंतिम वाक्य देख लेते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। तो निकलने के लिए हम उत्पूर्वक भू अथवा प्रपूर्वक भू अथवा उत्पूर्वक गम, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन निकल रही है? गंगा। तो कर्ता कारक यहाँ पर गंगा है। गंगा को संस्कृत में गंगा ही कहेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो जहाँ से निकलती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान कारक होने से अनुवाद करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हिमालय को संस्कृत में हिमालय ही कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, हिमालयाद गंगा प्रभवती। तो आशा करती हूँ पंचमी विभक्ति का नया नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कठिन नहीं है पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और व्यवहार में भी इसका अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएगा। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां